आपका परीक्षा वाणी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जैसे चैप्टर को समझते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। जैसे ये प्रेजेंट टाइम में कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, ये 2021-22 मतलब 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ है और ये 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो अब उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं। CSO क्या है? ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये एक ऐसा संगठन है जो है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है और क्या करता है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है और जो है इसका प्रकाशन करता है, मतलब उसको कैलकुलेट करके फिर इसका जो है प्रकाशित करता है। और इसकी मदद कौन करता है, मतलब CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की मदद NSSO करता है। मतलब क्या, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ये जो है ये संगठन इसको कैलकुलेट करने में, मतलब ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इसकी हेल्प करता है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें मिल के नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले तो नेशनल इनकम में ये उपभोग व्यय, फिर उसके बाद विनिमय व्यय, सरकारी व्यय, फिर उसके बाद क्या डिप्रिसिएशन, मतलब ह्रास उसमें से घटा के, इतना तीनों को जोड़ के फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन घटाएंगे। और उसके बाद जो है आयात और निर्यात के बीच के अंतर को देखते हैं, मतलब इन दोनों के बीच के जो अंतर होंगे उसको जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है ये राष्ट्रीय आय बनता है। राष्ट्रीय आय को इस प्रकार भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय है। और जो है इसमें विदेशों से अर्जित आय भी सम्मिलित की जाती है। और जो है तो इस प्रकार इसको देखते हैं क्या है, NI मतलब नेशनल इनकम इक्वल टू ये उपभोग प्लस जो है इन्वेस्टमेंट प्लस जो है गवर्नमेंट व्यय और उसके बाद माइनस डिप्रिसिएशन प्लस ये मतलब ये आयात और निर्यात के बीच का अंतर, इतना पूरा मिला के ये हो जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ये जैसे 29 जून कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन उठता है कि ये राष्ट्रीय आय किस दिन को मनाया जाता है, मतलब सांख्यिकीय दिवस किस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 29 जून को। यहाँ पे लिख देते हैं 29 जून। सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जो है ये नेशनल इनकम कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है या कैलकुलेट करने की विधियां। इस प्रकार हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। देखिए राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। क्या? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि के अंतर्गत ये वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सबसे पहले लेंगे, उसके बाद माध्यमिक उपभोग, फिर दोनों मतलब ये वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जो होगा एक वर्ष के अंदर, इसमें में से ये माध्यमिक उपभोग मतलब बीच में जो उसके उपभोग किया जाएगा उसको घटाएंगे। और देखिए ये माध्यमिक उपभोग आएगा कैसे। सबसे पहले ये घरेलू उपभोग और आयात, मतलब जितना आयात किया होगा और जो घर मतलब हम लोग होम कंट्री से जो उपभोग होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद ये माध्यमिक उपभोग प्राप्त होगा हम लोग को। फिर उसके बाद इधर देखिए वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। अब वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कैसे हम लोग को प्राप्त होगा, ये विक्रय और स्टॉक परिवर्तन, मतलब विक्रय जो है और स्टॉक परिवर्तन में ये हो जाता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो जाएगा यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों मतलब ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाएंगे तो स्टॉक में जो फ्लक्चुएशन होगा या जो परिवर्तन होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। और विक्रय कैसे आएगा, घरेलू बिक्री मतलब अपने यहाँ होम कंट्री में जो बिक्री होगी और प्लस निर्यात जो किया जाएगा, उन दोनों को जोड़ के फिर उसके बाद ये विक्रय आ जाएगा। अब विक्रय और स्टॉक में जो परिवर्तन होगा दोनों को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य।
इधर से वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मिल जाएगा और उसके बाद जो है ये इधर से माध्यमिक उपभोग, दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो राष्ट्रीय इनकम कहलाएगी। इस विधि से, ये उत्पादन विधि से, उत्पादन विधि के आधार पे वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब आइए देखते हैं आय विधि के अंतर्गत। आय विधि के अंतर्गत ये 3 चीजें होती हैं, इसमें देखी जाती हैं: कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय। तो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के अंतर्गत ये वेतन, मजदूरी हुआ, उसके बाद ये फ्रेंच बेनिफिट हुआ, जैसे उनको कुछ अनुलाभ वगैरह मिलता है, उसके बाद जो है कुछ भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो उन सबको जोड़ा जाता है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की जाती है उस हिसाब से। मतलब इन सबको जोड़ के जो वैल्यू आती है उससे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति देखते हैं। और परिचालन अधिशेष से मतलब जैसे परिचालन का जो किराया मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, लाभ होता है, जैसे रॉयल्टी के अंतर्गत ये आ जाएगा, ये लाभांश आ जाएगा, और मतलब डिविडेंड आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है रॉयल्टी के अंतर्गत डिविडेंड भी आ जाएगा, और प्रतिधारित आय भी आएगी, रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों मिला के रॉयल्टी के अंतर्गत आएगा। और किराया और लाभ, इन तीनों को मिला के परिचालन अधिशेष आ जाएगा। और मिश्रित में मतलब छोटे व्यापार, अपने होम कंट्री में जो छोटे व्यापार से होने वाला लाभ सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार इन सब को मिला के फिर उसके बाद जो है जोड़ा जाएगा, और उसके बाद ये आय विधि के अनुसार नेशनल इनकम प्राप्त होगी हम लोग को। अब आइए देखते हैं व्यय विधि के अनुसार। व्यय विधि के अनुसार जो है इसको ये जो है आय विधि से हम लोग ने समझ लिया, उत्पादन विधि से हम लोगों ने समझ लिया, अब व्यय विधि से समझते हैं। व्यय विधि के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो है सम्मिलित की जाती हैं, जैसे उपभोग व्यय हो गया, फिर उसके बाद सरकारी व्यय हो गया, फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ गया इसके अंतर्गत, और निवल निर्यात। निवल निर्यात का मतलब ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब आयात में से जितना निर्यात घटाया जाएगा, आयात में से निर्यात को घटाया जाएगा, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो निवल निर्यात होगा, मतलब टोटल निर्यात होगा एक तरह से। फिर उसके बाद इन सब को जोड़ा जाएगा, ये उपभोग व्यय, सरकारी व्यय और घरेलू पूंजी निर्माण व्यय और ये निवल निर्यात, इन सब को जोड़ के जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हम लोग को राष्ट्रीय आय की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को समझा। अब हम लोग आगे के चैप्टर में समझेंगे जो है ये राष्ट्रीय उत्पादन, मतलब राष्ट्रीय उत्पादन क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग फिर धीरे धीरे करके आगे के चैप्टर को भी समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।